अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मालूम होता है ऐसा कि ये सियासी स्पेस दिन ब दिन सुकड़ती चली जा रही है और उसका एक इशारा हमने कल भी देखा है, जहाँ अडयाला के बाहर मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बहनें मौजूद थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। रात देर तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रही। अब इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता क्या है, इसके ऊपर तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं, गौर व खौस हो रहा है। हम भी रोज़ इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। अयाज सादिक साहब ने इसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव ऑफ़र किया है और वो कहते हैं रास्ता एक ही है और वो है मुज़ाकरात। फिर ये भी कहा कि मुज़ाकरात की ऑफ़र तो वज़ीर-ए-आज़म खुद कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अयाज सादिक साहब ने सालिसी की पेशकश की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, लेकिन अफसोस के PTI अदलिया, फ़ौज और एंटी पाकिस्तान बयानियाँ रखती है, न सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, बल्कि अयाज सादिक साहब के मुताबिक जिन चीज़ों पर हमें फ़ख्र होना चाहिए उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिचकती नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए ये हालात ख़ुद पैदा किए हैं कि वो अयाज सादिक साहब जो कि ख़ुद ऑफ़र करते थे, बात करते थे बिठाने की, मुज़ाकरात की, वो अब 40 कदम पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के फोरम पर ही तो एहतजाज का या अपनी बात कहने का हक़ है, वही तो मौजू फोरम है और क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप कह दें कि ख़त्म हो गया मामला, आगे बढ़ नहीं सकता मामला, बंद गली में चले गए। कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और सबको बात समझनी चाहिए कि कोई ना कोई तो इसका हल निकालना पड़ेगा। अब वो हल क्या हो, अयाज सादिक साहब का एक वर्जन। दूसरा, पार्लिमानी पार्टी से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है जिसके मुताबिक ज़राए ये दावा करते हैं कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसके अंदर कुछ सियासी डायलॉग, सियासी मुफाहमत को एक मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हुकूमत बार बार गिला करती है कि हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, बंद गली की तरफ जो जा रहे हैं बज़ाहिर, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और कोई नहीं। तो अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा ये जानते हैं कि एग्जैक्टली मसला था कहाँ पर, मसला है कहाँ पर, और बात जो यहाँ तक पहुँची है तो ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ख़बरें तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन पहले शुरू करते हैं अपने बुनियादी सवाल से। एक बार फिर अयाज सादिक साहब ये दोहराते हैं कि रास्ता तो एक ही है, मुज़ाकरात, ये तो हम सबको पता है। लेकिन वो कहते हैं कि अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को न सिर्फ सैबोटाज करती है, बल्कि जिस तरह का उनका रवैया होता है वो हमेशा इसकी राह में रुकावट होते हैं। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना, मुझे लगता है कि हालात पिछले 1.5-2 साल में ज्यादा बदले नहीं है। दोनों तरफ से स्टेटस को है, यानी कि दोनों तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ना इमरान खान पीछे हटने को तैयार है, ना हुकूमत या इदारे पीछे हटने को तैयार हैं। जिम्मेदारी तो मैं दोनों पे डालूंगा इसकी। जाहिर सी बात है, कोई एक फरीक नहीं है जिसकी वजह से हम इस बंद गली में दाखिल हुए हैं। अगर यहाँ पे सियासत आपको बंद गली में नजर आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी दोनों पर आती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो है सियासतदानों से डायलॉग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो तो कहते थे कि जिसके पास ताकत है मैं उसी से बात करूंगा, और माजी में भी हमने देखा है कि सियासतदानों की यही पोजीशन रही है कि जिसके पास ताकत होगी उससे हम बात करेंगे। मरियम नवाज साहबा की एग्जाम्पल कई मरतबा दी गई है, जो कि कहती थी कि पावर टॉक्स टू पावर, और जब आप मुजाहिमत दिखाते हैं तो फिर मुफाहमत होती है। तो ये मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं है जो इमरान खान का व्यू है, लेकिन इसमें सियासतदानों को एंगेज करना किसी हद तक बहुत जरूरी था, उन्होंने नहीं किया। उनकी पार्टी चाहती भी कि हम सियासतदानों से एंगेज करें, तब भी इमरान खान उसको वीटो कर देते थे। दूसरी तरफ हुकूमत जो कि बज़ाहिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या कभी किसी तकरीर में शहबाज शरीफ साहब हमें ये तो कहते हुए नजर आए कि डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी सिर्फ एक जबानी जमा खर्च है। कोई मुझे संजीदा आज तक प्रपोजल तो नजर नहीं आया। क्या हुकूमत ने कभी कोई ऐसी कमेटी बनाई, कोई फोरम बनाया कि आए इस पर बैठ के बात करते? सिर्फ तकरीर में एक बयान देने से कुछ नहीं होता। फिर हुकूमत का तो काम है, अगर क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आए, सबसे ज्यादा फायदे तो उन्हीं के होंगे, बेनिफिट्स उन्हीं के पास है। तो उन्होंने क्या कोशिश की ऐसी जिस पे हम कह सकते हैं कि संजीदगी से उन्होंने कोशिश की है? एक मुझे याद है कमेटी बनी थी जिसमें PTI और नून लीग के यानी कि हुकूमत और ऑपोजिशन के लोग थे, उन्होंने मुज़ाकरात किए थे। वो किस चीज पे बनी थी कि नेशनल असेंबली से कुछ पार्लियामेंटेरियंस को रात गए लाइटें बंद करके गिरफ्तार किया गया था। आप देख लीजिए कि उस वक्त वो फिर 2-3 दौर के बाद वो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए थे। लेकिन क्या कोई हमें वहां पे कोई रिपोर्ट नजर आई, कोई इफेक्टिव हमें मेजर नजर आया कि कैसे पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया था? हमें वहां से कुछ नहीं मिला। हुकूमत, सवाल यह है कि हुकूमत इस वक्त जब कहती है कि बात करेंगे, किस पे बात करेंगे?
वो तो शायद इस पर बात करने के लिए इंटरेस्टेड है ना कि तसलसल चलने दे, अगले इलेक्शन को हम फ्री एंड फेयर बनाएंगे, फिलहाल निजाम को चलने दें। ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या हुकूमत इलेक्शन की शफाफियत जो हुए 2024 में उस पर बात करने के लिए तैयार है? क्या अब जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर बात करने के लिए तैयार है? क्या हुकूमत जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात करने के लिए तैयार है? हुकूमत जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो आए दिन हो रही है उस पर बात करने के लिए तैयार है? मतलब किस चीज पे बात करेगी? तो मुझे तो हुकूमत का भी कोई फ्रैंकली कभी संजीदा मौकिफ नजर नहीं आया। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ ये दोनों की जिम्मेदारी है। इसमें एक बात मैं सिर्फ ऐड करूं, क्योंकि कल भी हमने एक देखा कि अडियाला जेल के बाहर वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया, वहां पे इमरान खान की बहनें भी थी, दूसरे लोग भी थे। अब देखें, जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है ना, जैसे स्पीकर साहब कह रहे हैं कि बात करें। अब आज जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और उस पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे वजीर खजाना, वजीर खारजा, उनका एक मैसेज आया है जिसमें मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है, पाकिस्तान ज्वाइंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी in reaffirming its resolve to uphold human dignity, fundamental freedom and human rights for all। अब इन तीनों में से मुझे एक चीज बता दें कि इस वक्त क्या हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है? मुझे तो नहीं नजर आती। तो बातें करना बड़ा आसान होता है कि हम ये करेंगे, ये कर रहे हो, ये कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हुकूमत अगर वाकई किसी मौके पे संजीदा होती या आगे जाके होगी, उनको चाहिए कि कमेटी बनाए, ऑपोजिशन को कहें कि आप फरीक बने, आप कमेटी बनाए, चाहे वो अचकजई साहब हो या कोई और हो, और फिर बैठ के मुज़ाकरात करें। एक छोटी सी मिसाल और भी देता हूं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपॉइंट किया हुआ है अचकजई साहब को, लेकिन उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा। क्या कहा जा रहा है कि मैटर सब जुडिस है। अरे कौन सा मैटर सब जुडिस है? उनको डिस्क्वालीफाई करके उनकी सीट पे इलेक्शन हो गया, उनकी सीट पे जो हरीपुर की सीट की बात करो, उमर अयूब साहब की, उस पे किसी कोई और एमएनए मुंतखब हो गया। अब कौन सा मैटर सब जुडिस है? तो देखें, काम ना करने के हजार बहाने हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नजर आता है कि हुकूमत का भी जो कॉल ऑफ फेल है उसमें बहुत बड़ा तजाद है। ठीक है, उमर चीमा साहब, आपकी राय क्या है? अलीना, मुझे तो इस तरह से लगता है जैसे कोई गली मोहल्ले में कोई दो लड़के होते हैं ना, आपस में लड़ रहे होते हैं और फिर दरमियान में वो लड़ लड़ के थक जाते हैं और उन्हें टाइम चाहिए होता है, पास चाहिए होता है। तो उसमें ना वो कोई यही आर्गू कर रहे होते हैं, बाकी लोग उनको कह रहे होते हैं कि बंदे बन जाओ। तो वो आर्गूमेंट यही कर रहे होते हैं कि ये इसकी गलती है, इसकी गलती है। इस दौरान ना वो जब वो एक उनको प्रॉपर रेस्ट ले लेते हैं ना, दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये अभी जो हम मुज़ाकरात की बात सुन रहे हैं, पहली दफा तो नहीं सुन रहे। ये होती है हर कुछ अरसे के बाद, ये इसी तरह की बात होती है। गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाहती है लेकिन इमरान खान कायल नहीं है। पीटीआई वाले मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं, वो इस्लाह चाहते हैं कि हम जो है चीज़ों की इस्लाह चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, कहते ये हैं कि ये काम को छड़ी वाला करे। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ओवरऑल मैं इस चीज पर स्ट्रांगली बिलीव रखता हूँ कि इमरान खान इस टाइम सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा वो हल भी बन सकते हैं। ठीक है, वो चाहें तो सबसे बड़ा हल जो है, या आप समझिए कि हल इमरान खान के पास है। इमरान खान अगर सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करें, हमारा जो सिस्टम, जो एक एतमाद खत्म हो गया एक दूसरे पर, जब तक वो एतमाद बहाल नहीं होता, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या सैनिटी रिस्टोर नहीं करेगी। ये यही होगा कि जो माइट इज राइट वाली सूरत हाल होगी, जो ताकतवर होगा वही काबिज होगा, जो दूसरा होगा वो मार खाएगा। वो इसके लिए अगर इस सेंस में, जिसमें मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उसमें इमरान खान अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर इमरान खान इस मामले में विलिंगनेस शो करें तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होगा। गवर्नमेंट के लिए तो ये एक बड़ी अच्छी खबर होगी कि ये जो ओवरऑल एक बेयकीनी की कैफियत है, मुआशरे में जो नफरत की सियासत है, तकसीम की सियासत है, इसमें कमी आएगी। और हो सकता है कि ये भी इन मामलात के अलावा कोई दूसरी चीजों पर फोकस कर सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी बातें 100% मानी जाए। यही होता है, गिव एंड टेक होता है कि कोई बातें आपकी मानी जाती हैं, कोई दूसरी साइड की मानी जाती हैं, और उन्हें इस चीज से निकलना पड़ेगा कि आइदर माई वे और हाईवे, कि या मैं रहूंगा या दूसरे रहेंगे। ये जो इस तरह का माहौल होता है या जो इस तरह की जहनीत होती है, ये दूसरों के लिए एक वार्निंग कॉल होती है कि भाई ये होगा तो हमें नहीं छोड़ेगा। अब क्या इमरान खान इसके लिए तैयार हैं? इमरान खान के लिए माजी में भी, यानी कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास बहुत दफा ये अपॉर्चुनिटीज आई हैं कि जिधर वो एज अ स्टेट्समैन रोल प्ले कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया। और फॉर्चुनेटली अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ये किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो है, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, लेकिन वो है नेगेटिव।
यानी कि पॉजिटिव साइड पे आना, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं इधर आते। यानी कि उनके लिए एक फेस सेविंग भी है, एक विन विन सिचुएशन भी है। ओवरऑल वो ये कह सकते हैं कि मैंने एक मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला है। लेकिन वो नहीं इस तरफ आते। गवर्नमेंट जो है, ये जो भी है, यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि इनकी इतनी कैपेसिटी है। यानी कि ये अगर कोई उसको कोई चाहे भी तो एक खास हद से ज्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है। यानी कि वो मसला फिर वही आ जाता है कि जो है पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट वाली वही लड़ाई जो है वो सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप इसकी वजह समझते हैं कि कहीं ना कहीं खान साहब या पीटीआई अगर ये कह देती है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर बैठते हैं तो वो वीकर फुटिंग पे आ जाएंगे या उनके वोटर सपोर्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कुछ और? देखिए, जो पीटीआई का तो मसला ही को नहीं है ना, पीटीआई को हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। इमरान खान की बात हो रही है। अच्छा, और इमरान खान एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो यानी कि जो बाकी लोग हैं बेचारे, ये बैरिस्टर गोहर वगैरह, ये तो सारे नुमाइंदे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अदरवाइज ये यानी कि अगर इनके पास में हो तो शायद हम ये पुरानी कैफियत से निकल चुके हो। अच्छा, ये इमरान खान है जिन्होंने तय करना है। अब यानी कि इमरान खान जो है, यानी कि जब उनको किसी ने उनकी तरफ घूर के भी नहीं देखा था, इमरान खान को उस टाइम भी अपने मुखालफिन पर इतना गुस्सा था कि वो चाहते नहीं थे कि ये कहीं सियासी तौर पे नजर आए। अब जो है, यानी कि अब तो वो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, और उस दौरान उनमें एक जो एक इंट्रोस्पेक्शन है, उसकी आई डोंट नो कि उनके अंदर सलाहियत है या नहीं, कि वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर पाए, वो देख पाए कि जो जिधर सूरत हाल पहुंची है इसमें मेरा भी कोई किरदार है या नहीं है। अदरवाइज ये है कि मेरा है कि जो नैरेटिव की हद तक बात है, वो अपनी पार्टी का नैरेटिव इधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इमरान खान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि उनका बेनिफिट भी ज्यादा है। हम चीजें आगे बढ़ाएं। अच्छा, और ये हमारे यानी कि हम ये चाहेंगे कि ऐसा हो सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी पार्टी जो है या वो नैरेटिव बदलने की सलाहियत रखते हैं, अपने लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चीमा साहब, जब आप ये कहते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चीमा साहब, क्योंकि आज जो अपडेट आ रही है पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वो बड़ी दिलचस्प है। सियासी मुफाहमत की बातें हो रही हैं, कोई कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके ऊपर ये कहा भी जा रहा है कि दीगर पार्टी से, खासकर पीपल्स पार्टी से रब्ता किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा इसमें। बट इसके ऊपर आगे चलकर बात करते हैं। इनिशियल टेकअवेज पहले सवाल के ऊपर लेते हैं। रीमा, आप क्या इसके ऊपर तज्जिया तबसरा करेंगी? किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है? ऑल्सो जब ये कहते हैं यार सादिक साहब कि अफवाज, अदलिया और एंटी पाकिस्तान चीज़ें फ्लोर ऑफ द हाउस पर किसी तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो क्या वाकई में कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर भी देखें तो ये सही बात है? जी शुक्रिया अलीना। नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते? आपके अपने इदारे हैं अपने मुल्क के, और पार्लियामेंट से बेहतर क्या फोरम है जिसमें आप, मेरा ख्याल है बहुत सा जो क्रिटिसिज्म होता है वो बनता भी है। आप अल्फाज के चुनाव से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट से बेहतर कोई फोरम नहीं है बात करने का कि जुडिशरी इस वक्त किस हाल में है और आपकी जो इदारे हैं वो इस वक्त किस तरह काम कर रहे हैं। मैं 3-4 डिफरेंट पॉइंट्स जो मैं इस सिचुएशन को समझती हूँ उसके बारे में बात करना चाहूँगी। पहली बात ये कि मैं पीटीआई की पॉलिटिक्स से हमेशा डिसएग्री किया है, मैंने मुखालफत की है, खुल के की है, इस शो पे भी की है। लेकिन 2024 में जब लोगों ने उन्हें वोट दे दिया तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील हो गया, क्योंकि जो एक डेमोक्रेसी की एक बुनियाद होती है वो होती है लोगों के वोट्स। अगर पीटीआई को लोगों ने वोट दे दिए तो मेरा ख्याल है एज अ डेमोक्रेट मुझे उनका राइट टू गवर्न डिफेंड करना चाहिए। तो मेरे लिए 2024 फरवरी के बाद सिचुएशन तब्दील हो जाती है, और मेरा ख्याल है पीटीआई की जिम्मेदारी आप नहीं डाल सकते, क्योंकि उनसे उनका राइट टू गवर्न छीना गया। उसके बाद उनके लीडर्स पे फजूल मुकदमे बनाए गए, बहुत सी परसिक्यूशन सियासतदानों पे, पीटीआई से जुड़े उनके कारकुनान पे की गई। बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो पास किए गए पीटीआई को दीवार के साथ पुश करने के लिए। और ये एक्सपेक्ट करना कि इमरान खान साहब, एक हमारा टेम्पलेट है ना मुल्क में, हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन होती है, आपको थोड़ी सी डायलॉग करना चाहिए, वो उस टेम्पलेट पे एग्री नहीं करते, वो कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं। और मेरा नहीं, उनका राइट है, वो अपनी पार्टी को, अपनी शख्सियत जिस तरह की उनकी है, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी इसके लिए, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है बहुत से लोग जो पीटीआई को एडवाइस कर रहे होते हैं वो असल में वेल विशर्स नहीं हैं पार्टी के, वो नहीं चाहते कि पीटीआई इक़्तिदार में आए, और वो बस ऐसे टिक बॉक्स एक्सरसाइज होती है ना कि आप कर लें, बातचीत कर लें, डायलॉग कर लें, वो इस तरह कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये पार्टी को खुद डिसाइड करना है।
वो जानते हैं हमारे मुल्क में सियासत किस तरह होती है। इफ दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, उनका हक है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जैसे पहले सियासतदानों ने जो इस्टेब्लिशमेंट की गलत साइड पे होते हैं उन्होंने किया है, पीटीआई भी वो करे। सवाल मेरा ये है कि क्या उन्हें लगता है इसमें उन्हें जीत हो सकती है? इस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जीत उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई मेरी नज़र में एक राइट विंग पॉपुलिस्ट फोर्स है, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमारी बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपकी बड़ी सियासी जमातें हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, मजीद स्टेक होल्डर्स, उन्होंने फैसला कर लिया है वो उनसे नहीं लड़ सकते वोटों पे। तो उन्होंने इकट्ठा एक कोalition बनाया है इस पार्टी के खिलाफ, जो मैं खुद कहती हूँ, इसीलिए मैं आजकल होपलेस बहुत हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई बहुत अमेजिंग पार्टी नहीं है, कोई बहुत ऐसी प्रोग्रेसिव पार्टी नहीं है, राइट विंग है, पॉपुलिस्ट पार्टी है, लेकिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है। तो मेरा ख्याल इस वक्त ये सिस्टम है। इसलिए मैं ये भी बार बार कहती हूँ कि ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं रहा, ये एक अथॉरिटेरियन सिस्टम में तब्दील हो चुका है। जो इंडिकेटर्स होते हैं हाइब्रिड रिजीम्स के, किसी पे भी आजकल की जो हमारी रिजीम है उस पर पूरा नहीं उतरती। तो ये ओवरऑल सिस्टम है और इमरान खान साहब कुछ नया करना चाह रहे हैं। मेरे लिए ये कंसर्न की बात ये है कि उनकी जो मीन्स हैं वो रेवोल्यूशनरी मीन्स हैं, कि जो पहले हो रहा है वो उससे मुख्तलिफ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मैसेज है ना वो रेवोल्यूशनरी नहीं। मुझे लगता है कुछ नया ऐसा मैंने नहीं सुना, ना इमरान खान साहब से, ना उनकी पार्टी से, जो मैं ये कह सकूं कि ये अब एक नई पार्टी बन चुकी है जो इंस्टीट्यूशनली एक मुख्तलिफ सिस्टम इन्विजन करती है पाकिस्तान में, जो हमारे मसाइल हैं फंडामेंटली उन्हें तब्दील करना चाहती है। तो उनके मेथड्स रेवोल्यूशनरी हैं, उनका मैसेज और उनकी आइडियोलॉजी रेवोल्यूशनरी नहीं है। तो ये मुझे ताजाद नजर आता है। दूसरा लीना, अगर हमारे पास टाइम है मैं इस पे बात करूं, मैं सोच रही थी फ्रॉम अ मॉरल पर्सपेक्टिव जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो मॉरली क्या दुरुस्त है या नहीं है, उस पे मुझे एक वाकया याद आया। मेरी एक सहेली थी, बरतानिया में वो पढ़ रही थी, वो अपने खित्ते में पहली खातून थी जो बरतानिया पढ़ने गए। उन्हें एक मुख्तलिफ एथनिसिटी का शख्स पसंद आ गया, वो उनसे शादी करना चाहती थी, वो भी शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली ने एतराज किया। और मेरी जो फ्रेंड है ये, उन्होंने मुझे कहा मॉरली अगर मैं शादी कर लेती हूँ अपनी पसंद की, मेरा राइट है, लेकिन मेरे खित्ते से कोई और लड़की पढ़ने फिर किसी और शहर भी नहीं जा सकेगी, किसी और मुल्क तो दूर की बात है। तो मेरे लिए जो मॉरली सही डिसीजन है वो ये है कि मैं अपनी फैमिली के पसंद की शादी करूं, ताकि जो अपॉर्चुनिटी है खवातीन की, लड़कियों की मेरे खित्ते में, वो उनसे ना छीनी जाए कि वो आगे तालीम हासिल करें। तो मैं उसको इस सिचुएशन पे अप्लाई कर रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद इमरान खान हक पे हैं, सच पे हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जरूरी है, लेकिन क्या उसकी वजह से हम और लोग उनकी पार्टी के और पाकिस्तानी शहरी जो हैं, क्या हम अपने हकूक से हाथ तो नहीं धो बैठ रहे? क्योंकि जब हम देखें 27th अमेंडमेंट, जुडिशरी, आप सब देखें, एक बहुत ज्यादा सब ही हैं जो लूज कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी इमरान खान हक पे हैं, सच पे हैं, लेकिन लाइक माय फ्रेंड, क्या उनकी ये जो जिस तरह से वो एजिटेट कर रहे हैं, क्या वो लार्जर अगर आप पिक्चर में देखें, क्या वो नुकसान तो नहीं पैदा कर रहा और लोगों के लिए? सो ये मेरे लिए मॉरली एक इंटरेस्टिंग सवाल है, बट आई वुड प्लेस द ओनस ऑन दिस रूलिंग रेजीम, नॉट ऑन इमरान खान एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट ये सवाल वही हैं, दो छोटे छोटे, एक कि उनका मैसेज रेवोल्यूशनरी नहीं है, ये प्रॉब्लमैटिक बात है, मीन्स रेवोल्यूशनरी है। दूसरा, क्या रियलिस्टिक है कि वो सक्सीड करेंगे? और क्योंकि नहीं करेंगे, जैसे मेरी सहेली, उसने कहा या तो मैं पेट्रियार्की डिफीट कर देती कि सबके लिए कोई किसी का, तो यहाँ पे वो एस्टैब्लिशमेंट को भी डिफीट नहीं उस तरह से कर रहे। तो मेरी नजर में ये कुछ मसाइल हैं जिसमें मैं क्रिटिसाइज भी करूंगी उन्हें, बट ओनस में उन पे नहीं डाल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और rather पैराडॉक्स है ये। सैयद मोहम्मद अली साहब की तरफ ये सवाल लेके चलते हैं, हो सकता है वो इसका बेहतर जवाब दे सके। और मोहम्मद अली साहब, आप क्या समझते हैं, बार यहाँ पर किस पर आता है? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि अभी रीमा ने बड़े अहम और बड़े पुरमक़सद दलाइल दिए, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब का नज़रिया है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका एजेंडा है और जो उनकी सियासी हिकमत अमली है, उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं और मैं समझता हूँ उसका नुकसान उनके वोटर और फॉलोअर को भी पहुंच रहा है। देखें, अगर पॉलिटिकल साइंस के फ्रेमवर्क में देखें तो बुनियादी तौर पे वो एंटी स्टेटस को हैं या
उर्फ आम में जिसको कहा जाता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो इस तरह का मौक़िफ़ या बयानिया जो भी हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी पिछले 30-40 साल में आती रही हैं उनका भी रहा है। लेकिन इनकी जो सियासी हिकमत अमली है उसके दो पहलू हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो माजी की किसी भी पार्टी से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त मौजूदा जो उनकी हिकमत अमली के पेश नज़र अनएक्सेप्टेबल हैं। और दूसरी बात जो जिस तरह शहजाद ने भी की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मुज़ाकरात की बात की जाती है तो उसमें दो बुनियादी सवाल हैं कि खान साहब मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं और किस चीज़ पे करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो मुज़ाकरात हुकूमत वक्त से करने में, जिस तरह उमर साहब ने भी कहा, कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उनके ख्याल में वो तो मैटर ही नहीं करती। और जहां तक बात है कि किस इशू के ऊपर मुज़ाकरात करने चाहते हैं, तो मैं समझता हूं इस वक्त 5 ऐसे मामलात हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ उनके नैरेटिव या बयानिए से नहीं है, बल्कि उनके लाहे अमल और हिकमत अमली से है, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को अनएक्सेप्टेबल है। और वो 4-5 चीजें हैं। पहली बात यह कि बयानिए में 3 पहलू हैं: फौजी क़यादत, फौज के नज़्म को क्रिटिसाइज करना या उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे जो भी नफरत आमेज कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा जो वो हिंट करते हैं शेख मुजीब के बारे में, अभी वैसे भी दिसंबर का महीना है, तो वो मैं समझता हूँ कि इट टचेस अ रॉ नर्व विद द आर्म फोर्सेस। दूसरी बात जो है, 4-5 ऐसे बहुत क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जिसके हवाले से उनका जो मौक़िफ़ या अदम ताउन है मरकजी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से, उसकी वजह से वो अनएक्सेप्टेबल हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इसी वजह से मरकजी हुकूमत के लिए भी पॉलिटिकली अफोर्डेबल नहीं है कि वो उनके साथ इनमें से किसी भी चीज़ पे उनको कंसेशन या रिलीफ दे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त बयानिए से कता नज़र वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। तो जो उनका मौक़िफ़ है मुज़ाकरात के हवाले से, या जो हमदर्दी है टीटीपी के हवाले से, या उससे एक सेंस पिंडी में ये जाता है कि शायद उनको इस्लामाबाद से काबुल ज़्यादा अजीज़ है, और वो उनके लिए ज़्यादा नरम गोशा रखते हैं। जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब शहादतें हुई हैं, जिसमें हज़ारों फौजी और सिविलियन भी शहीद हुए हैं, उनके साथ उनकी कोई हमदर्दी नज़र नहीं आती। इवन ऑप्टिकल लेवल पे, आइडियोलॉजी तो छोड़ ही दें, यानी कि उनके वज़रा आला या जो लीडर्स हैं वो उनके जनाजों तक पे नहीं जाते हैं। तो क्या वो हमदर्दी तक नहीं रखते हैं उन लोगों से जो कि दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं? ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंटली इमोशनली इंटेलेक्चुअली महसूस की जाती है एस्टेब्लिशमेंट में। दूसरी बात, मईशत के हवाले से उन्होंने 2-3 काम जो उनकी पार्टी ने किए, IMF को खत लिखा कि हमें रिलीफ ना दें, या टैक्सेस ना दें, या बिल पे ना करें। तो ये मामला भी मैं समझता हूँ कि उनकी मईशत के हवाले से सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बराह रास्त पाकिस्तान को एट अ टाइम जबकि वो माशी मसाइल से 2-4 था, मैं समझता हूँ वो उसमें इजाफा करेगा, उनके वोटर के लिए भी इजाफा करेगा, उनके फैन और फॉलोअर के लिए भी इजाफा करेगा। और तीसरा पहलू जो बहुत इन सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, वो ये है कि जो मगरबी ताकतें हैं, बरतानिया, अमेरिका, ब्रसल्स, वहाँ पे जो लॉबिंग की एफर्ट है US कांग्रेस में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, EU में, और वहाँ पे ऐसा बयानिया मुरतब करना जो कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के खिलाफ हो, और उनको लॉबी करके पाकिस्तान पे दबाव डालना, और उनके ऊपर वो वाला पहलू जो मैं समझता हूँ बैक वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो मैं बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि उनका बयानिया और मौक़िफ़ एक एस्पेक्ट है, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली और टैक्टिक्स हैं वो बैक वक्त रियासत और हुकूमत के लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। तो अब आखिरी बात ये कि अगर मुज़ाकरात हुकूमत या रियासत किसी से भी वो करना चाहते हैं, तो क्या इनमें से किसी चीज़ पे वो नजर सानी करेंगे बयानिए की हद तक, या इन मामलात पे, या वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल के बैरूनी और दाखिली सतह पे ही वो हमदर्दी हासिल कर सकते हैं? तो ये चीज़ इस हवाले से पिंडी में बिल्कुल एपिटाइट नहीं है। और फिर आखिरी बात देखें, मई में जो बहुत ही एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान और भारत का, और
और इसके वजह से अभी भी कशीदगी मौजूद है। अब हालांकि हम मीडिया में इतना डिस्कस नहीं करते, अभी सर क्रीक के पास 50,000 के करीब भारतीय अफवाज ने बहुत मेजर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस की हैं और उनकी मोबिलाइजेशन मौजूद है। मैं बहुत सीनियर लेवल के हुकाम से आपको कोट करके बता रहा हूं कि वो अभी भी कोई फ्यूचर में फौरी तौर पे भारतीय जारियत के इम्कान को खारिज इम्कान नहीं करार देते। ऐसे टाइम पे उनके लिए जो हमदर्दी भारतीय मीडिया में पैदा हो रही है, उसके हवाले से भी ऑब्वियसली रियासती इदारों में तशवीश पाई जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। आखिरी बात ये कि बुनियादी तौर पे अगर वो चाहते हैं कि उनको कोई रिलीफ मिले या वो मेन स्ट्रीम हो और पार्टिसिपेट करें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में मसाइल के हल के लिए, तो मैं समझता हूँ इन तमाम जो उनके मौक़िफ़ और एक्शंस हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी पे असरअंदाज होते हैं, उस पे डेफिनेटली उनको नजरसानी करना पड़ेगी। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। सियासी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। रीमा, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी अलीना, अब ये जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के एतराज़ात हैं ना इमरान खान के ऊपर, इस पे मेरे कुछ एतराज़ात हैं। मैं अग्री नहीं करती कि उनकी बहन जो है वो भारतीय मीडिया पे जाएं या भारतीय मीडिया जो है उनका इशू उठाए। ना ही मैं अग्री करती हूँ इमरान खान साहब की तालिबान पॉलिसी पे। लेकिन हमने देखा है हमारी रियासत की भी पहले तालिबान पे एक अजीब सी कंफ्यूज पॉलिसी रही है। मैं उसका ये तो नहीं उसका कंक्लूजन निकालूंगी कि वो पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं खड़े। मतलब कुछ लोगों की हो सकती हैं गलत पॉलिसीज हो सकती हैं, लेकिन उसको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ये बनाना, उससे मैं एग्री नहीं करती। तो आप डिसएग्री कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भी मेरा ख्याल है कुछ एग्जैजरेट कर रही है। ये जो फियर मॉन्गरिंग है कि इमरान खान साहब और पीटीआई ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगे या ये पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत तासुर है। मोहम्मद अली साहब से इसका जवाब जानते हैं। मैं समझता हूँ अगर लिबरल पैराडाइम में देखा जाए तो मैं रीमा से मुत्तफिक हूँ, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम मुख्तलिफ है और उसमें हाइब्रिड वॉर में आपके जो इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर के हवाले से एक लैक ऑफ ट्रस्ट अगर रियासत पे क्रिएट की जाती है, उसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और प्रेशर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस तरह मैंने IMF को ख़त लिखने की बात की या दहशतगर्दी के हवाले से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की आपने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है। आपको 500 अरब रुपए से ज़्यादा पिछले 11 साल में मिले हैं, आपने उनको बिल्ड ही नहीं किया है, डेवलप ही नहीं किया है, तो आपकी विल ही नहीं है अगर उनकी तरफ। तो ये सारी चीज़ें एट अ टाइम जब आपकी रोज़ाना दर्जनों शहादतें आप कर रहे हैं, जनाजे उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि लिबरल उनके राइट्स और डेमोक्रेसी वो उनको हक हासिल है। लेकिन जब आप एक हालत जंग में हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है, आई थिंक रियासत जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो। अभी आपने देखा अमेरिका में 2 उनके नेशनल गार्ड जो हैं वो मारे गए हैं, तो उन्होंने तमाम अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके वीजे जो हैं उन्होंने फ्रीज कर दिए हैं। तो कोई उनकी डेमोक्रेसी पे बात नहीं उठा रहा, उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही कि आपने जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। Sorry, quick follow-up, sir. A very interesting point. Quick follow-up. आपने कहा liberal paradigm versus national security paradigm. Absolutely. Are they two really fundamentally that different? Can we not Absolutely. hope for? Absolutely. Can we not? Absolutely. Sorry, क्या हम कुछ liberal democratic values हमारे national security paradigm में नहीं डाल सकते? और दूसरी चीज ये, अमेरिका को तो मिसाल नहीं बनाना चाहिए। वहां पे अगर कोई आवाज उठाए भी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो रद्द अमल आ रहा है खासतौर पे अफगान पॉपुलेशन रेफ्यूजीज के खिलाफ वो एक्सेसिव है। तो मेरा ख्याल है ये आवाज जो लोग उठा रहे हैं उनको तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। आई थिंक एक एक्टिव सिटीजनरी है, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे भी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने चाहिए। देखिए, मुख्तसर जवाब ये है कि कंसेप्चुअली और आइडियोलॉजिकली नेशनल सिक्योरिटी एक रियलिस्ट पैराडाइम का सबसेट है जो कि रियलिज्म से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है, जो स्टेट सेंट्रिक होता है। जो लिबरल पैराडाइम होता है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है। इस पे हम तफसील से किसी दिन बात कर सकते हैं, और दोनों में एक कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली पॉसिबल इस हद तक है कि रियासत का काम है कि इनफरादी शख्सी आज़ादी, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट भी करे और प्रोटेक्ट भी करे। लेकिन अगर वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल करके आप रियासत पे हमला करें और रियासत से एक्सपेक्ट करें कि वो उसका कोई लीगल या अदरवाइज रिस्पॉन्स नहीं देगा,
तो वो भी मैं समझता हूं कि किसी हद तक अनरियलिस्टिक। अच्छा, कैन वी टॉक अबाउट दिस इन डिटेल अलीना, बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई इट इज लेकिन मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएंगे, इनिशियल उसके ऊपर रहते हैं। शहजाद वांट्स टू ऐड समथिंग एज वेल। शहजाद, ये मेरे ख्याल से बुनियादी सवाल है जिसमें बहस है। इस वक्त आप देखें जो अपोजिशन का अलायंस है वो क्या है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये इस स्लोगन से वो ये तहरीक चला रहे हैं। अभी जो बात की, मुझे तो यहाँ 20 साल पहले तो इमरान खान की कोई हैसियत नहीं थी सियासत में, लेकिन हमें क्या बताया जाता था कि ये एनडीएस, रॉ और टीटीपी का एक नेटवर्क है, एक गठजोड़ है, और वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जब यहाँ पे अफगानिस्तान में टीटीए की हुकूमत आ जाएगी, अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ये सबक हमें कोई 20 साल पढ़ाया गया। आज हम कह रहे हैं कि नहीं, एक मुलाकात हो गई है टीटीए की और इंडिया की, तो अब रॉ, टीटीए और टीटीपी एक पेज पर आ गए। तो अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस तरह फ्लिप कर जाती है एक झटके में, तो फिर हमें ये मेरे ख्याल से संजीदगी से सवाल करना चाहिए कि अब तक जो नेशनल पॉलिसी बनाई है वो किसने बनाई है, और अब तक जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ सियासतदान, पार्लियामेंट जिम्मेदार है, या दूसरे इदारे, हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी उसकी जिम्मेदार है? उमर चीमा साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि अब ये तीनों लोग बात कर चुके हैं, मुझे इस पे क्या मैं ऐड करूँ, लेकिन ये है कि मेरे कि हमें सारे पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव ये ऐसे ही है जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव दूसरे लोगों से डिफरेंट है। इसी तरह जो एक सोल्जर होता है उसका भी एक पर्सपेक्टिव होता है। हम जब अपने कानून की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा इनपुट लिया जाए, यानी कि अगर कोई मीडिया लॉ बनने हो तो हम कहते हैं हमारा इनपुट लिया जाए। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो हम कहते हैं ये सिर्फ पार्लियामेंट तय करेगी। उसमें भी यानी कि जो लोग डील कर रहे होते हैं उनका पर्सपेक्टिव जो है उसको इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। आपको अगर याद हो कि जब अफगान पॉलिसी कोई चेंजेस आ रही थी तो उस टाइम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये मामला टेकअप किया गया था, उधर कोई 8 घंटे उसमें बहस हुई थी। ये नहीं होता, यानी कि मेरे ख्याल है कि हमारा चूंकि कल्चर है आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है, चीजें आगे पार्लियामेंट में जाती हैं, यानी कि हमारी उसमें ना ओवरऑल एक डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है एक दूसरे पे। हम एक दूसरे को सुनना जो है ना, हमें लगता है जैसे बंदा उसके साथ मिल गया, हम किसी को उसके पर्सपेक्टिव से सुनने को तैयार नहीं होते। बाकी जो दूसरी बात है ना, ये कोई ऐसी को हक वाली लड़ाई को नहीं है। इमरान खान जो है पहले भी इधर थे, और इमरान खान के साथ जो 2024 में हुआ वो तो 2013 में भी कहते थे धांधली हुई है, ठीक है। तो वो यानी कि उनका ये है शुरू से कि वो किसी के साथ वो चलने के लिए तैयार ही नहीं होते। और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो रीमा बात कर रही थी, मैं उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, यानी कि वो कोई ऐसी चीजें कोई 2024 के बाद चेंज नहीं हुई, पहले से भी ऐसी थी। पर ये चेंज हो ना, लोगों ने वोट दिया तो वो चाहे जो भी कहें, वो 2013 में भी कह रहे थे, लेकिन ये तो हम इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे ना। इंडिपेंडेंट एनालिसिस है कि इलेक्शन चोरी हुआ, तो क्या कर सकते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं तो ये हाँ एग्जैक्टली वही मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2013 में भी वो कह रहे थे जी चोरी हुआ है, यानी कि ये नहीं था कि उन्होंने को पहली दफा किया है, यानी कि ओवरऑल वो कोई किसी के साथ चलने को तैयार नहीं होते। मैं तो यानी कि उसमें लोगों का इसमें यही एक सवाल होता है कि अगर इस तरह के बंदे को वोट मिलता है तो ओवर आपने पूरा सिस्टम चलाना है, किस तरह एक तो आपने कंसेंसस कैसे बिल्ड करना। प्रॉब्लम ये हुई ना, आपने विक्टिम बना दिया उस शख्स को, क्योंकि उन्हें वोट मिले, आपने उन्हें नहीं इक्तिदार में आने दिया, तो फिर उसको भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है ना कि उनकी दिस इज व्हाई एवरीथिंग टर्न्स। मैं तो ना उनको इक्तिदार से बाहर निकालने वाला और ना ही उनको दे सकता। नहीं, हम तो बहस कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली नहीं, और ऑल्सो हम ये देखते भी है ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी बिफोर ये सारी की सारी जब गिरा, उससे पहले किस तरह से उनके फैसलों की और जिस तरह से वो गवर्न कर रहे थे तो मकबूलियत कम हो रही थी, बट ऐसे फैसले कुछ किए गए जिसकी बुनियाद पर हमने देखा कि फिर वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। बुनियादी सवाल के ऊपर हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। अब आगे सूरत हाल बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, इसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं, तज्जिया तबसरा भी करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप लोगों ने जो सवालात भेजे उनके जवाब जानेंगे। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो दिलचस्प सवाल यूट्यूब के ऊपर भेजे हैं उनको तज्जियाकारों के सामने रखते हैं और उनके जवाब जानते हैं। ये आज के दिन की मुनासबत से एक ताज़ा सवाल आया है, रीमा से जानते हैं। रीमा, आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, इस मौके पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की हालत पर आपका तज्जिया पूछा गया है। अलीना, नॉर्मली ऐसे 10 दिसंबर को थोड़ी सी मैं होप की बात करती हूँ और आगे कैसे बढ़ना चाहिए और इंसानी हुकूक कितने ज़रूरी हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगी, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं लेकिन दुनिया भर में इंसानी हुकूक, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क
उसको बहुत झटका लगा है, खास तौर पे गजा में जो हुआ है उसके बाद। तो मैं ये कहूंगी कि अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो पूरी कम्युनिटी है उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि किस तरह ट्रस्ट बहाल किया जाए उन ट्रीटीज पे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे जो आज के दिन इतने साल पहले पास हुआ। सब ने एग्री किया कुछ बेसिक असूलों पे जो इस डिक्लेरेशन में है, लेकिन अब हम अगर रियलिटी देखें हम उनसे बहुत दूर जा चुके हैं। तो मैं इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे ये बात करना चाहूंगी कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बट ग्लोबली इन नॉर्म्स पे हमें वापस ट्रस्ट बहाल करना है। और वो किस तरह किया जाएगा, ये पाकिस्तान में भी जो लोग इंसानी हुकूक से कोई वाबस्तगी रखते हैं, जरूरी नहीं आप उस फील्ड में हो, और इंटरनेशनली भी जो इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बात जरूर मैं कहूंगी कि मैं डिसइल्यूजन्ड हो गई थी और मैंने बात करना ही छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था क्या फायदा, लोग कहेंगे कितनी नाइव है, वो ये नहीं कहते हैं किताबी बातें ये बातें, लेकिन एटलीस्ट मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। डिस्कोर्स का हिस्सा इंसानी हुकूक जरूर रहने चाहिए, चाहे वो उनको चैलेंजेस हर तरफ से जितने भी हों। रीमा कह रहा है ऑफर एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव और बल्कि एक रे ऑफ होप, अगर आप उसके ऊपर कमेंट करना चाहें। सो हमने गजा की सूरत हाल का भी आपने हवाला दिया, हमने देखा गजा के ऊपर किस तरह से पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई गई। हमें कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अमेरिका के अंदर से हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस तरह से आवाज़ उठाएंगे, इसराइल के अंदर से लोग आवाज़ उठाएंगे, बट वो हुआ। और फिर कितनी दहाइयों बाद हमने देखा डिबेटेबल फॉर बेटर और फॉर वर्स, कुछ ना कुछ गजा की सूरत हाल का हल निकला। सो क्या ये एक सिल्वर लाइनिंग है, क्या इसको एक रे ऑफ होप समझा जा सकता है इंसानी हुकूक के लिए? अलीना, द कॉस्ट वाज टू मच इन माय ओपिनियन। अक्सर मेरे आपकी भी ये बहस होती है, इट्स इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट करना जरूरी होता है, बट आई डू फील द कॉस्ट वाज टू मच। अगर लोगों के कॉन्शियस जगाने के लिए इतनी ज्यादा लोगं की जिंदगी गई, जिस but there's always a price, but there's always a price, sometimes it's high, sometimes it's low, शायद, but I think overall उसके बाद वही लोग जो ये आवाज गजा के लिए उठा रहे हैं वो इंसानी हुकूक के फ्रेमवर्क को कुछ खास समझते नहीं हैं। सो आई डू थिंक हमें बात करते रहना चाहिए, लेकिन थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड। और जो प्रेशर्स हैं हर तरफ से, यूएन का अपनी जो ह्यूमन राइट्स के उनके इदारे हैं उनकी फंडिंग का एक शदीद क्राइसिस है, पता नहीं वो किस हद तक कितनी देर तक चलेंगे। सो इट्स अ चैलेंजिंग टाइम, वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम। लेकिन अपने आप से मैंने ये प्रॉमिस किया है कि ऐसा नहीं है कि आप बात करना छोड़ दो क्योंकि लोग आपको कहेंगे क्या किताबी बातें हैं, बात करते रहना चाहिए। आई रियली रियली होप कि एक दिन ऐसा है कि हम दोबारा से होपफुल होके बात करें और हम कहें इंसानों को, इंसानी हुकूक को किस तरह से दोबारा से मुकद्दम समझती है और एक दूसरे का एहतराम करती है। आई नो बड़ा इस वक्त ख्याली सा लगता है, लेकिन आई होप काइंडनेस प्रिवेल्स। थैंक यू सो मच रीमा। शहजाद इकबाल साहब से सवाल करते हैं। शहजाद, सवाल यह है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में अरकान ने कहा है कि स्मार्टफोन पर बुनियादी एक ज़रूरत है बुनियादी, और इस पर जो 55% तक टैक्स है वो आवाम पर गैर ज़रूरी बोझ बनता है, इसलिए कम किया जाए। क्या आपको लगता है कि हुकूमत को मोबाइल फ़ोन पर टैक्स को कम करना चाहिए? बड़ा लंबा सवाल है बट मैंने छोटा कर दिया आपके लिए। जी, बट अलीना मैं तो समझता हूँ ओवरऑल टैक्सेशन का मसला है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आपके रिटेल होलसेल हो या आपका सैलरी तबका हो, सबके लिए जरूरत है। और हुकूमत शायद कोशिश भी कर रही है कि कोई 1000 अरब रुपए के आसपास कोई टैक्सेशन को कम किया जाए, लेकिन शायद इस साल पॉसिबल ना हो, फिर हमें अगले साल दोबारा IMF के दर पे जाना पड़ेगा, उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। फोन्स पे बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्मार्टफोन्स कोई फ्यूचर नहीं है, ये मुस्तकबिल की जरूरत है। चाहे आपको खवातीन को एम्पावर करना हो, चाहे आपको डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जाना हो, मतलब हर चीज में अब आपको फोन की जरूरत है और उसके लिए बिल्कुल ये होना चाहिए। अब मसला ये है कि 25 करोड़ जितने आबादी वाला मुल्क, वहां पे तो ऑटोमेटिकली आपका ऐसा एक माहौल होना चाहिए था, बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए था कि कंपनीज यहाँ पर आए और अपनी प्रोडक्शन शुरू करें, तो आपको ये फोन्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से चाहे आप ऑटो सेक्टर में जाएं या मोबाइल सेक्टर में जाएं, हमने कोई टेक्नोलॉजी पे ना काम किया, ना हमने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया कि यहाँ पे आके कोई प्रोडक्शन करे। वही हमने असेंबली प्लांट्स लगाए होते हैं। अगर कोई नामी ग्रामी कंपनी आ भी जाती है, असेंबली प्लांट होता है उनका, इसका मतलब सिर्फ आपने असेंबल यहाँ पे करना है, बाकी सारी उसकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब्रॉड होती है, यानी कि आपको इन दी एंड इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं उसका जो मेजॉरिटी रॉ मटेरियल होता है, या उसका जो मेन गाड़ी के लिए चाहे वो बैटरी हो या फोन का सेट हो, वो आप इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली। तो मेरे ख्याल से जब तक हम इस मसले को हल नहीं करेंगे, हम इसी कश्मकश में फंसे रहेंगे कि अगर लोगों के पास पैसा आ गया तो वो इंपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, लिहाजा टैक्स लगा के उनको डिस्करेज करो। जब आप डिस्करेज करेंगे तो फिर ये होगा कि आपकी जो जरूरत की चीजें वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद। इसी के साथ एक छोटी सी
ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बाकी सवाल डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। चीमा साहब, आपसे सूबों से मुतल्लिक सवाल हो रहा है। बिलावल साहब का जो हालिया बयान है उसमें वो कहते हैं नए सूबों की बहस में 20 सूबों की बात करने की बजाय पहले उन सूबों पर अमल किया जाए जिन पर पहले इत्तफाकी राय मौजूद है, खासकर पंजाब असम्बली की जनूबी पंजाब से मुतल्लिक करारदाद। आपकी इस पर क्या राय है? सवाल तो ये हो रहा है कि क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है? असल में बिलावल साहब भी वो बात करते हैं जो उनको सूट करती है, और जनूबी पंजाब की बात तो की जाती है, लेकिन पंजाब में जनूब में भी उधर जो मुल्तान वाले हैं वो अलग सूबा जाते हैं, डीजी खान वाले अलग जाते हैं, बहावलपुर वाले उनसे भी अलग जाते हैं। तो ऐसा जनूबी पंजाब पर भी कोई बहुत ज्यादा कंसेंसस नहीं है। दूसरा ये है कि जो बिलावल साहब हैं कि अगर पंजाब में तकसीम नहीं होती तो उन्हें लगता है कि जैसे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं रहेगा, लेकिन अगर सिंध की बात की जाए कि उधर मजीद सूबे बनने चाहिए तो उन्हें लगता है कि शायद ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें हो रही हैं। अगर ये बात की जाए कि कराची का या हैदराबाद की बात होती है तो उन्हें लगता है कि ये कौमियत परस्ती को हवा दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली इनके इस पे बहुत ज्यादा बहस जो है ये गैर संजीदा हो गई है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें मजीद सूबों की जरूरत है, लेकिन यह है कि हमने उसको इशू को इतना ज्यादा पोलिटिसाइज कर दिया है, हर चीज को एक पॉलिटिकल सेंस से देखते हैं, इसको इंतजामी लिहाज से बंदा देखने को तैयार नहीं है कि हमने चीजों को किस तरह मैनेज करना है। तो इस जो हालिया बहस है इसका अंजाम भी यही है कि बस कोई ना कोई ऐसी बात कर दो कि जो ना होने वाली हो और फिर आगे बढ़ जाओ। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई संजीदा मूव है जो अभी रिसेंटली मूव चल रही है, ये किसी नतीजे पे पहुंचती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। आगे चलते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे सवाल। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की सरगर्मियों को रूस और यूरेशिया रिव्यू संगीन खतरा करार दे रहे हैं, जबकि चीन पाक अफगान मसाइल बातचीत से हल करने की पेशकश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की तरजीह क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं जी, बल्कि हिकमत अमली के हवाले से दो अप्रोचेस सामने आ रही हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है अलीना कि अफगानिस्तान बदकिस्मती से दोबारा से आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों का मरकज़ बन चुका है, और इस हवाले से जो तशवीश है वो मगरबी ताकतों में अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में भी पाई जाती है और रूस और चीन में भी पाई जाती है, और जो हमसाया ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के हों, ईरान हो, पाकिस्तान हो, इन सब में ये तशवीश पाई जाती है। अभी बल्कि एक खातून से मेरी मुलाकात हुई थी पिछले हफ्ते, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी किया था। वो फ्रांस में किताब लिख रही हैं कि ISKP का जो राइज और रिवाइवल है अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे बहुत इस पे सीरियस तहकीक हो रही है, क्योंकि ISKP जो है अफगानिस्तान से यूरोप और रूस के ऊपर भी कई बड़े हमले करती रही है और प्लानिंग में अभी भी इन्वॉल्व है। तो बात दरअसल ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो तशवीश है अब ग्रेजुअली वो दीगर ममालिक और आलमी ताकतें भी शेयर कर रहे हैं। अब बात दरअसल ये है कि अफगान तालिबान को कायल करना है कि उन्होंने अगर एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपना तशख़्ख़ुस मनवाना है, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है, अपने अवाम के मसाइल हल करने हैं, तो उनको दहशतगर्दी की सरपरस्ती ख़त्म करना होगी, चाहे वो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमें हों या दीगर ममालिक के खिलाफ सफारा दहशतगर्द तंजीमें हों। और इस हवाले से अगर चीन और रूस जो हैं वो उनको कायल करने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान डेफिनेटली इसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान ने अभी तुर्की और कतर की सहूलतकारी के नतीजे में भी जो मुज़ाकरात किए वो गुड फेथ में किए, हालांकि बदकिस्मती से अफगानिस्तान ने उस पर कोई कमिटमेंट देने से माजूरी जाहिर की है। तो ये बुनियादी बात कि हर वो मुल्क जो अफगानिस्तान से इंगेज करता है और उस पर जोर देता है कि वो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करें, पाकिस्तान डेफिनेटली उसको वेलकम करेगा। लेकिन अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक हम उसकी जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।